AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आगामी वर्ष में आयोजित होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मंत्रियों को संबंधित राज्यों की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के साफ संदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम ने इसी हफ्ते चुनावी राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा के बाद निर्देश जारी किए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए सियासत गर्मा गई है। इस चुनाव में बीजेपी और सपा की जोरदार टक्कर होने वाली है। वहीं बीजेपी के इस चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा खुद पीएम लेने पहुंचेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ पीएम 14 अगस्त को जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का संकट तो कम हो गया है, लेकिन अब डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। राज्य में 3 सप्ताह से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी डेंगू और वायरल का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा के फिरोजाबाद में नवनिर्मित बिल्डिंग में बना वार्ड भी फुल हो गया है। अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था साफ नजर आ रही है। हॉस्पिटल में नौबत ये आ गई है कि एक पलंग पर 2-2 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में 470 बाल रोगी भर्ती हैं। जांच के दौरान 89 नए बाल रोगियों में भी डेंगू की पुष्टि हुई है। 100 सैया अस्पताल और नवनिर्मित बिल्डिंग में बने डेंगू वार्ड में 177 बाल रोगियों में डेंगू को हराया है और उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही 178 नए मरीजों को भी भर्ती किया गया है। गौरतलब है 80,000 से 1 लाख प्लेटलेट्स कम होने पर भी मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सबसे ज्यादा मरीज कौशल्या नगर, झलकारी नगर, सुदामा नगर, जैन नगर और हिमायूपुर से सामने आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को हिंसा बढ़ाने के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई है। भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा, पाकिस्तान अपने घर और अपनी सीमाओं के पार हिंसा को बढ़ावा देना जारी रख रहा है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल उसके खिलाफ अभद्र भाषा के लिए किया था। विदिशा मैत्रा ने कहा, शांति की संस्कृति केवल एक अमूर्त मूल्य या सिद्धांत नहीं है जिस पर सम्मेलनों में चर्चा और जश्न मनाया जाता है, बल्कि शांति संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सक्रिय रूप से इसे निर्मित होने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को आयोजित होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर टीएमसी और भाजपा एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों पार्टी एक दूसरे को टक्कर देने के लिए अग्रसर नजर आ रही हैं और दोनों ही चुनावी तैयारियां तेज कर रही हैं। आगामी उपचुनाव को देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव मैदान में हैं और वो आज से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। इस दौरान ममता के बीजेपी पर हमलावर होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि ममता चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को लुभाकर पार्टी के लिए वोट जुटाने के प्रयास भी करेंगी। गौरतलब है, ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें ये चुनाव जीतना ही होगा। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया, भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा और पहली बार वर्ष 2023 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इतना ही नहीं बल्कि G20 देशों की अगली बैठक 30-31 अक्टूबर को होगी, जिसकी अध्यक्षता इटली में की जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम हो गया है, मगर तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, जिसके मद्देनजर ही राज्यों में तैयारियों का सिलसिला बना हुआ है। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अब अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो हो सकता है शायद तीसरी लहर का संकट भी टल जाए। इसका मतलब ये है कि हो सकता है तीसरी लहर भारत में ना आए। विशेषज्ञों का कहना है, भारत के तीसरी लहर की चपेट में आने की संभावना अब कम है और उपलब्ध आंकड़ों में एक बड़ी गिरावट कम से कम अभी के लिए इस संभावना का सबूत है। इस वर्ष की शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट का संकट मंडरा रहा था, लेकिन
अब तक नए कोरोना वायरस के किसी नए वेरिएंट का सामना नहीं हुआ है, जिससे तीसरी लहर के संकट के टलने की आशंका विशेषज्ञों को नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में आगामी उपचुनावों को देखते हुए राज्य में एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर आज सुबह जोरदार बम धमाका हुआ। हालांकि जिस दौरान हमला हुआ उस समय सांसद और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह मौजूद नहीं थे। बता दें, इस हमले की जानकारी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दी। धनखड़ ने बताया, पश्चिम बंगाल में प्रचंड हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। सांसद के आवास के बाहर बम विस्फोट की चिंता की बात है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। भारत में इन दिनों मॉनसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है, जिसके चलते विभिन्न राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आगामी 5 से 6 दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है। लगातार बारिश से भीषण गर्मी कम होने और तापमान में भी गिरावट होने के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें, तेलंगाना के सिरसिला शहर और राजन्ना सिरसिला जिले के कुछ अन्य हिस्सों में भारी बारिश हुई। वहीं इसके साथ ही मौसम विभाग ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अलग अलग जगह हल्की से भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 37,875 मामले सामने आए और इस दौरान 369 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई है। 39,114 लोगों ने महामारी को मात दी है। इसके साथ ही भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम है। वहीं 4,41,411 लोगों की महामारी से जान जा चुकी है। इसके साथ ही 3,30,96,718 लोग अब तक महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 3,22,64,051 लोग इससे स्वस्थ हुए हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वैश्विक रणनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है। वहीं तालिबान को चीन का सपोर्ट मिल रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने तालिबान को वित्तीय मदद देने का ऐलान भी किया है, जिससे चिंता और बढ़ गई है। वहीं तालिबान को फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन उसके साथ मिलकर काम करने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि तालिबान ने चीन के बनाए जा रहे आर्थिक कॉरिडोर में भागीदार बनने की बात कही है, जिससे उसके चीन के करीब जाने की कोशिश को मजबूती मिली है। इसके साथ ही जो बिडेन ने कहा, चीन को तालिबान से समस्या है, इसलिए वो तालिबान के साथ मिलकर कुछ अरेंजमेंट जैसा करना चाह रहा है। चीन ही नहीं बल्कि रूस और ईरान भी अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए।